नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानी ऑडियो बुक्स पर, जहां हम बताते हैं दुनिया और भारत के इतिहास के उन काले पन्नों से जिन्हें अक्सर छुपाने की कोशिश की गई, जहां आपको मिलती है असल जिंदगी की सबसे खौफनाक क्राइम स्टोरीज। अगर आपको भी सच्ची कहानियों का सस्पेंस पसंद है तो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भारत के क्राइम इतिहास का वो पन्ना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी बेंगलोर की हवाओं में एक खौफनाक ठंडक महसूस होती है। यह सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है बेइंतहा रुतबे, अंधे विश्वास, रोंगटे खड़े कर देने वाले धोखे और एक ऐसी हैवानियत की जिसने इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंसान के भीतर बैठा लालच का भेड़िया जब जागता है तो वो उस हाथ को भी काट लेता है जो उसे निवाला खिलाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला से जिसके पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश एक आम इंसान पूरी जिंदगी में करता है। उसका नाम था शकीरा खलीली। वे मैसूर रियासत के सबसे मशहूर और ताकतवर दीवान सर मिजाज इलियास की पोती थी। सर मिर्जा इलियास नई शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिक बेंगलोर और मैसूर की नींव रखी थी। यानी शकीरा ने खून में ही शाही अदब, बेहिसाब दौलत और बेहद ऊंचा रुतबा था। वे न सिर्फ बेहद खूबसूरत ही थी, बल्कि बहुत पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की महिला थी। उनकी शादी हुई अकबर खलीली से, जो भारत के एक आईएफएस ऑफिसर थे। शादी के बाद शकीरी की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। दुनिया भर के मुल्कों में घूमना, बड़े बड़े राजध्यक्षों और डिप्लोमेट के साथ उठना बैठना और एक बेहद शानदार लाइफस्टाइल। उनकी 4 बेटियां थीं, सबा, रिहाना, अस्मत और परवीन। बाहर से देखने वाले हर शख्स को लगता था कि शकीरी की दुनिया मुकम्मल है, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस चमकती हुई खूबसूरत जिंदगी के पीछे एक ऐसा अंधेरा दस्तक देने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देगा। 1980 के दशक की शुरुआत में शकीरी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी तकदीर को बदल कर रख दिया। हुआ यह कि रामपुर के नवाबों की संपत्ति से जुड़े कुछ पारिवारिक और कानूनी मसले चल रहे थे। इसी सिलसिले में शकीरी के परिवार की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला यह आदमी कोई पढ़ा लिखा या महान विद्वान नहीं था, बल्कि एक मामूली स्कूल ड्रॉप आउट था। लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत खतरनाक होती है, मीठी जुबान और इंसान का दिमाग पढ़ने की कला। उसने अपना नाम बदलकर रख लिया था स्वामी श्रद्धानंद। लोग इसको इसी नाम से पहचाना करते थे। वह खुद को एक सिद्ध तांत्रिक, गुरु और बड़े बड़े घरानों का राजदार बताता था। जब श्रद्धानंद शकीरी के करीब आया तो उसने भाप लिया कि शकीरी के भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन है। अपने पति के लगातार विदेश दौरों और व्यस्तताओं के कारण शकीरी थोड़ी अकेली महसूस करती थी। इसके अलावा श्रद्धानंद ने उनके मन में यह बात बैठा दी थी कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटा नहीं है जो उनके खानदान का नाम आगे बढ़ा सके। श्रद्धानंद ने धीरे धीरे शकीरी पर अपना दिमागी जाल बुनना शुरू किया। वह उन्हें आध्यात्मिक बातें बताता, उनके घर के वस्तु और ग्रहों के दोष दूर करने के दावे करता और उनके मन में यह यकीन दिला देता कि दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा शख्स है जो उनका सच्चा भला सोचता है। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल था जिसमें शकीरी धीरे धीरे पूरी तरह उलझती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि श्रद्धानंद कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शक है, और वो आंख बंद करके उन पर भरोसा करने लगी। श्रद्धानंद का असर शकीरी पर इतना गहरा हो चुका था
कि उनके पारिवारिक रिश्तों में दरार आने लगी। पति अकबर खलीली और उनकी बेटियां शकीरी को समझाने की कोशिश करती कि यह वह आदमी एक ढोंगी और फ्रॉड है, लेकिन शकीरी की आंखों पर पट्टी सी बंध चुकी थी। वह बिल्कुल आंख बंद करके उस व्यक्ति पे भरोसा कर रही थी। नतीजा यह हुआ कि 1995 में शकीरी ने अपने पति अकबर खलीली से तलाक ले लिया। यह उस दौर के हाई सोसाइटी समाज के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलाक के महज 6 महीने बाद 1986 में शकीरी ने उस स्वघोषित ढोंगी बाबा मुरली मनोहर मिश्रा यानी स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यह शादी हुई। इस फैसले से शकीरी का पूरा परिवार बिखर गया। उनकी बेटियां अपनी मां से दूर हो गई, रिश्तेदार पीछे हट गए और बेंगलोर का वो अभिजात वर्ग, जिसे हम हाई सोसाइटी कहते हैं, वो कभी शकीरी के इशारों पर चलता था। उसने शकीरी से भी मुंह मोड़ लिया। शकीरी अब बेंगलोर के बेहद पॉश इलाके रिचमंड रोड वाले अपने आलीशान बंगले में रहने लगी। यह बंगला कोई साधारण घर नहीं था। 300 साल पुराने पेड़ों से घिरा, एकड़ में फैला हुआ और जिसकी कीमत उस जमाने में करीब 80 से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। शादी के कुछ साल तो जैसे तैसे बीते, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, श्रद्धानंद का असली चेहरा सामने आने लगा। श्रद्धानंद को शकीरी के कोई श्रद्धानंद को शकीरी से कोई प्यार व्यार नहीं था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसकी अरबों की संपत्ति, बेंगलोर के उस ऐतिहासिक बंगले और उनके गहनों और बैंक खातों पर थी। शादी होते ही उनके शकीरी की संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली, अपने नाम करवानी शुरू कर दी श्रद्धानंद ने। उसने शकीरी की कई जमीन और कीमती सामान सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया और पैसा अपने खातों में ट्रांसफर करने लगा। लेकिन शकीरी भी कोई कमजोर या बेवकूफ महिला नहीं थी। वे शाही घराने की थी और कानून की समझ रखती थी। अब उन्होंने देखा कि श्रद्धानंद उनके पैसों का दुरुपयोग कर रहा है और बेहिसाब फिजूल खर्ची कर रहा है, तो उनकी आंखों से ढोंगी गुरु का नकाब उतरने लगा। 1991 की शुरुआत तक आते आते दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। शकीरी ने श्रद्धानंद को साफ चेतावनी दे दी कि उससे पावर ऑफ अटर्नी वापस ले लेंगी, उसे फूटी कौड़ी नहीं देगी और अपनी पूरी संपत्ति अपनी चारों बेटियों के नाम कर देंगी। श्रद्धानंद समझ गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसे लगा कि अगर शकीरी ने संपत्ति अपने बेटियों के नाम कर दी तो वह फिर से वहीं सागर जिले का मामूली एक मुरली मनोहर मिश्रा बनकर रह जाएगा। उसके दिमाग में लालच का शैतान सवार हो चुका था और उसने शकीरी को रास्ते से हटाने का एक ऐसा खौफनाक ताना बाना बुना जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। इस पूरी दुनिया में आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली है। श्रद्धानंद जानता था कि अगर वह शकीरी की हत्या किसी बंदूक, चाकू या जहर से करेगा तो खून बिखरेगा, फॉरेंसिक जांच होगी और पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने एक ऐसी साजिश रची जिसमें ना तो कोई गवाह बचे और ना ही कोई सुराग। मार्च 1991 में उसने अपने बंगले के नौकरों को कहकर आंगन में एक कोने में एक बड़ा गड्ढा खुदवाना शुरू किया। जब नौकरों और आसपास के लोगों ने पूछा कि यह गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है, तो उसने बड़ी सफाई से कहा, हम यहाँ वाटर टैंक बनवा रहे हैं और एक छोटा सा अंडरग्राउंड कमरा बना रहे हैं। इसके साथ ही उसने बेंगलोर के एक लोकल कारपेंटर को ऑर्डर देकर 3 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा एक बहुत मजबूत लकड़ी का बक्सा बनवाया। यह बक्सा बिल्कुल किसी ताबूत जैसा दिखता था। जब नौकरों ने इस बड़े बक्से के बारे में पूछा तो श्रद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शकीरी मैडम के कुछ बहुत कीमती एंटिक सामान और कारपेंट्स, जो कारपेट्स होते हैं, जो चद्दर दरियां होती है, उन्हें पैक करके विदेश भेजना है। मासूम नौकरों को क्या पता था
कि उस बक्से में सामान नहीं बल्कि उनकी मालकिन की अर्थी सजने वाली थी। अब दिन आता है 28 अप्रैल 1991। उस दिन दोपहर में श्रद्धानंद ने शकीरी के लिए चाय बनाई, लेकिन उस चाय में बहुत ही हाई डोज नींद की दवाइयां मिला दी थी। शकीरी ने बेखबरी में वो चाय पी ली। कुछ ही मिनटों में दवाइयों का असर हुआ और शकीरी बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जब श्रद्धानंद ने देखा कि शकीरी पूरी तरह बेसुध हो चुकी है, तो उसने अपना खौफनाक खेल शुरू किया। उसने बिस्तर से गद्दे और चादरें उठाई और उन्हें उस लकड़ी के बक्से के अंदर बिछाया। फिर उसने शकीरी के बेहोश शरीर को उठाया और उस बक्से के अंदर लिटा दिया। ऊपर से एक और गद्दा डाला ताकि शरीर हिले डुले ना। इसके बाद उसने बक्से का ढक्कन लगाया और लंबी लंबी कीलों से बक्से को पूरी तरह सील कर दिया। इसके बाद उसने घर के बेखबर नौकरों को आवाज दी और कहा कि इस बक्से को उठाकर आंगन में चले, उस गड्ढे में उतारना है। नौकरों ने भारी बक्सा उठाया और गड्ढे में रख दिया। बक्सा गड्ढे में उतरते ही श्रद्धानंद ने तुरंत मिट्टी डलवाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बक्सा मिट्टी के नीचे दफन हो गया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसने मिस्त्रियों को बुलाया, उस मिट्टी के ऊपर कंक्रीट की ढलाई करवाई और सुंदर मार्बल और टाइल लगवा दी। मर्डर को अंजाम देने के बाद श्रद्धानंद के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अगर वह उस पूरे 80 करोड़ के बंगले में इकलौता मालिक बन जाता तो उसकी जिंदगी बहुत आसानी से कटने वाली थी। यह बात वो जानता था। जब भी शकीरी की बेटियां, खासकर उनकी दूसरी बेटी जिसका नाम सबा खलीली था, अपनी माँ से बात करने के लिए फोन करती तो श्रद्धानंद बेहद शांत आवाज में जवाब देता, तुम्हारी मम्मी तो गुजरात में किसी बड़े संत के आश्रम गई है पूजा पाठ करने के लिए। कभी कहता वे लंदन में गई है किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए, तो कभी कहता वो मौन व्रत पर है और किसी से भी बात नहीं करना चाहती, यहां तक कि तुमसे भी नहीं। सोचिए 3 साल तक, पूरे 36 महीने, लगभग वो दौर था 1991 से 1994 तक। वह आदमी उस बंगले में ऐश की जिंदगी जीता रहा। उसने शकीरी के बैंक खातों से करोड़ों रुपए निकाले, उनकी गाड़ियां बेची, उनके बंगले में बड़ी बड़ी पार्टियां दी। और सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि जिस फर्श पर बैठकर वो शराब पीता था और पार्टियां करता था, ठीक उसी फर्श के 6 फीट नीचे उसकी पत्नी का शरीर सड़ रहा था। वह रोज शकीरी की कब्र के ऊपर कदम रखकर थिरकता था, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, माँ और बेटी के रिश्तों को कोई झूठ कभी मिटा नहीं सकता। शकीरी की बेटी सबा खलीली को शुरू से ही श्रद्धानंद की बातों पर शक था। उसने अपनी माँ के मिजाज का पता लगाने के लिए उसने कई बार फोन करा। जब कई बार फोन नहीं लगा या उसकी अपनी माँ से बात नहीं हुई तो उसको शक होने लगा। और जो उनकी माँ थी, वो अपनी बेटियों से बिना बात किए इतने महीनों तक नहीं रह सकती थी। सबा ने जब भी श्रद्धानंद से माँ का सही पता मांगा तो वह बात टाल जाता। अब क्या होता है कि सबा खुद गुजरात गई वहाँ और लंदन में भी पता करा, तो जहाँ जहाँ श्रद्धानंद ने बताया था और उसकी माँ के पता जहाँ पर भी बोला था उसने वहाँ पे पता करा, तब उसको पता चला कि वहाँ पर तो उनकी माँ कभी गई नहीं थी। तो अब क्या करती है, जो उसकी सबा बेटी होती है, वो उसको यकीन हो गया था कि उनकी माँ के साथ कुछ ना कुछ बहुत अनहोना हुआ है। अब 1992 में सबा ने बेंगलोर के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह किसी अमीर परिवार का आपसी जायदाद का झगड़ा है। लेकिन सबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने वकीलों की मदद ली। फिर वो कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर फिर
कोर्ट से गुहार लगाती है कि एक एफआईआर दर्ज की जाए और अब पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। 1994 में यह केस बेंगलोर पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक काबिल और निडर अफसर जिनका नाम सी बिराया था, उनको सौंप दिया गया। अब पुलिस इन इंस्पेक्टर को ये केस सौंपने से पहले लगभग 3 साल 1991 से 1994 तक का जो ये 3 साल थे, इस दौरान पहले जब पुलिस के पास केस था, सीआईडी को देने से पहले जब पुलिस के पास केस था तो पुलिस ने कई तरीके से पड़ताल करी, लेकिन कुछ भी कर ले, मतलब कई कोशिशें करी, बट इस केस का निपटारा नहीं हो पाया। पता नहीं चल पाया कि वो एक्चुअल में जो शकीरा खलीली है वो है कहाँ पर। अब ये केस बंद ही होने जा रहा था कि पुलिस ने सोचा क्यों ना इसको हम सीआईडी को दे दे। तो सीआईडी के अंदर जो इंस्पेक्टर विराया थे, उन्होंने इस केस की एक नई सिरे से जांच शुरू कर दी। उन्होंने श्रद्धानंद पर नजर रखनी शुरू कर दी। विराया ने देखा कि श्रद्धानंद शकीरी के गायब होने के बावजूद जरा भी दुखी नहीं था, बल्कि वो लगातार संपत्तियां बेच रहा था। विराया, जो इंस्पेक्टर विराया थे, एक बेहद समझदारी भरा कदम उठाते हैं। उन्होंने श्रद्धानंद से पूछताछ करने के बजाय बंगले के पुराने नौकरों को एक एक करके हिरासत में लिया और उनसे अलग अलग पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान घर के एक पुराने नौकर जिसका नाम राजू था, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस के होश उड़ा दी, मतलब जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। राजू ने बताया कि साहब, 3 साल पहले 1991 में स्वामी जी ने घर में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा बनवाया था। उसी दौरान आंगन में एक गड्ढा भी खोदा गया था। एक दिन स्वामी जी ने कहा कि बक्से में भारी सामान है और हमसे वो बक्सा उस गड्ढे में रखवा कर ऊपर से मिट्टी डलवा दी थी। उसके बाद वहां रातों रात टाइल्स लगवा दी गई। यह सुनते ही पुलिस का माथा ठनका। 3 फीट चौड़ा, 7 फीट लंबा बक्सा आंगन में दफनाया गया। पुलिस ने बिना वक्त गवाए श्रद्धानंद को उसके ही बंगले से उठा लिया और शुरुआत में तो पुलिस को अपने रसूख और तंत्र मंत्र की धमकियां देता रहा जो श्रद्धानंद था, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती दिखाई तो श्रद्धानंद का सारा गुरूर टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया, रोने लगा और उसने वो खौफनाक सच उगल दिया जिसे सुनकर कमरे में बैठे पुलिस अफसरों की रूह कांप गई। मई 1994 का वो मनहूस दिन था। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ ही डॉक्टरों की एक पूरी टीम रिचमंड रोड वाले उस बंगले पर पहुंची। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। श्रद्धानंद की निशानदेही पर आंगन की वो खूबसूरत टाइल्स तोड़ी गई, फावड़ों से मिट्टी हटाई जानी शुरू हुई। जैसे जैसे खुदाई गहरी हो रही थी, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। लगभग 6 फीट की खुदाई के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। वह वही लकड़ी का बक्सा था। जब पुलिस ने उस बक्से को बाहर निकाला और उसके ढक्कन की कीलों को उखाड़कर बक्सा खोला तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी से अनुभवी पुलिस अफसरों का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसने अभी भी कुछ सड़ चुके कपड़े और कीमती गहने पहने रखे हुए थे। वो शकीरी खलीली का कंकाल था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का सबसे भयानक सच, लेकिन कहानी का सबसे ज्यादा दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू तब सामने आया जब फॉरेंसिक टीम ने उस जो बॉक्स था और अवशेषों की जांच की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जब शकीरी को दफनाया गया था तब वो जिंदा थी। जब कुछ घंटों बाद उनके जिस्म में नींद की दवाई का असर कम हुआ होगा तो उन्हें उस घोर अंधेरे, दमघोटू और संकरे बक्से के अंदर होश आया होगा। सोचकर देखिए कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। 6 फीट जमीन के नीचे एक लड़की के बंद बक्से में जब उस बेबस औरत को होश आया होगा तो उस पर क्या बीती होगी। उसने सांस लेने की कोशिश की होगी,
मदद के लिए चीखी होगी, लेकिन उसकी आवाज उस मिट्टी को चीरकर बाहर ना आ सकी। फोरेंसिक जांच में उस बक्से के अंदर लकड़ी पर नाखूनों के गहरे खरोच के निशान मिले। शकीरी ने तड़प तड़प कर उस बक्से को फाड़ने की कोशिश की थी। उनके नाखूनों के अवशेष लकड़ी के कोनों की तरफ मिले थे, जो बक्से का कोना वाला हिस्सा था वहां पर मिले थे। वे घुट घुट कर दर्द से तड़पते हुए उस बक्से में मरी थी। यह केस भारत की अदालत के इतिहास में सबसे चर्चित और ऐतिहासिक मामलों में से एक बन गया। 2005 में बेंगलोर की सेशन कोर्ट ने मुरली मनोहर मिश्रा उर्फ स्वामी श्रद्धानंद को दोषी पाया। जज ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन श्रद्धानंद के पास अतूक पैसा था जो उसने शकीरी की जायदाद बेचकर कमाया था। उसने देश के सबसे महंगे वकीलों को खड़ा किया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस केस पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जो आज भी भारतीय कानून की किताबों में पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अपराध इतना क्रूर और जघन्य है कि श्रद्धानंद किसी भी दया का हकदार नहीं है, लेकिन फांसी देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कानून का ऐसा नया नियम तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की सजा को ताउम्र कैद एब्सोल्यूट लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया और साफ शब्दों में आदेश लिखा, दोषी स्वामी श्रद्धानंद अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। उसे कभी भी किसी भी सूरत पर पैरोल, सजा में छूट या समय से पहले रिहाई नहीं दी जाएगी। वह जेल के अंदर ही मरेगा। यह भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में पहला ऐसा मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद का मतलब पूरी जिंदगी जेल तय कर दिया था, ताकि कातिल कभी बाहर ही ना आ सके। इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति का चाल चलन जेल में अच्छा है तो उसको 14-15 साल में बाहर निकाल दिया जाता था, जिसको उम्र कैद होती थी। बट ये पहला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट की डेफिनेशन को एक परफेक्ट शेप दे दिया। आज इतने सालों बाद भी स्वामी श्रद्धानंद मध्य प्रदेश की जेल में बंद है। उसने कई बार अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट को पैरोल की अर्जी लगाई, लेकिन अदालत ने यह बात उसकी अर्जी को कहकर कचरे में डिब्बे में फेंक दिया कि उसने जो गुनाह किया था उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और रही बात बेंगलोर के उस रिचमंड रोड वाले बंगले की, तो सालों तक वह बंगला वीरान पड़ा रहा। वहां से गुजरने वाले लोग उस बंगले की तरफ देखने से भी कतराते थे। बाद में उस बंगले को गिरा दिया गया और उसके बाद वो बंगला वहीं से, मतलब वहां पर गिराने के बाद वहां पर कुछ सरकारी प्रॉपर्टीज को बना दिया गया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का अंधा विश्वास और किसी का अत्यधिक लालच किस कदर तबाही ला सकता है। शकीरा खलीली के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, सुंदरता और परिवार। बस एक गलत इंसान पर किया गया अंधा भरोसा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और आखिरी फैसला साबित हुआ। तो इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको कहानी सुना सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गलतियां हो रही हैं मेरे से, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। धन्यवाद।